नमस्कार बच्चों, आज अपन रिकॉर्डो की डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया, डिस्कस किया था कि ये स्मिथ की तरह ये भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और इनकी किताब आई थी 1921 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। स्मिथ की तरह ही रिकॉर्डो का भी कोई डेवलपमेंट थ्योरी एज सच नहीं था, पर जो इस किताब से परिलक्षित हुई, जो भावनाएं उनकी परिलक्षित हुई, उससे ऑफ लेट जो है बाकी के अर्थशास्त्रियों ने इनकी एक डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो बनाई। रिकार्डो की जो थ्योरी है वो भी स्मिथ की तरह द्वय क्षेत्र मान सकते हैं या तीन क्षेत्र मान सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का रोल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बेसिकली नहीं मानते थे। तो ये केवल ज़मीन, कैपिटल और श्रम, तीन चीज़ें ही, तीन सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ही मानते थे। और रिकॉर्डो की थ्योरी, जैसा कि अपन ने, आपको ध्यान होगा माइक्रो की क्लास में फर्स्ट ईयर में भी और प्रीवियस में भी हम रिकॉर्डोज थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ते हैं। बेसिकली उसी थ्योरी का ये एक्सटेंशन पार्ट, या यूँ कहें कि वृहत्तर रूप से अगर इसको समझाया जाता है तो ये डेवलपमेंट थ्योरी बन जाता है। तो रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट पे अपन जानते हैं कि उसमें भी हमने ये किया था कि मार्जिनल और एवरेज प्रोड्यूस, यानी कि एक तो उसको हमने माना था कॉर्न की खेती मानी थी। कॉर्न यानी कि मक्का की, सारी ज़मीन पे केवल मक्का का प्रोडक्शन होता है और जितनी भी ज़मीन हमें जैसे जैसे आवश्यकता होती है खेती के लिए, वैसे वैसे हम काम ले लेते हैं। और जो उत्पादन है वो सीमांत और सरप्लस के सिद्धांत पर, मतलब सीमांत और अतिरिक्त के सिद्धांत पर होता है। मार्जिनल प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करता है कि मार्जिनल प्रिंसिपल से शेयर ऑफ रेंट इन नेशनल आउटपुट पता चलता है, और सरप्लस प्रिंसिपल जो कि अतिरिक्त प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करता है डिवीजन ऑफ रिमेनिंग शेयर बिटवीन वेजेस एंड प्रॉफिट। यानी कि सबसे पहले आगे हम देखेंगे थ्योरी में, सबसे पहले रेंट, ज़मीन भूमि को प्राप्त होने वाला प्रतिफल है वो डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है श्रम और लाभ में, यानी कि श्रम को जो प्रतिफल मिलना है वेजेस और लाभ में। अगर हम इसके एजम्पशंस की बात करते हैं थ्योरी की, तो इसमें मुख्य रूप से है कि सभी भूमि केवल मक्के की मक्के के उत्पादन के काम में आती है, और इसका मुख्य रोल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्न इन इंडस्ट्री एंड नेशनल इनकम। सेकेंड जो मुख्य इनका अजम्पशन रहा है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स ऑन लैंड, अर्थात जैसे जैसे हम ज़मीन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा अजम्पशन, सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, ये हम जानते ही हैं कि भूमि की पूर्ति स्थिर है। चौथा एजम्पशन जो है वो इनका है कि डिमांड फॉर कॉर्न इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, अर्थात कॉर्न, क्योंकि इन्होंने एक ही उत्पादन माना है सोसाइटी में, कृषिगत एक ही उत्पादन माना है, तो उसकी डिमांड डेफिनेटली इनइलास्टिक होगी कि जिसको जितना खाने के लिए चाहिए वो उतना ही चाहिए, वो कम ज़्यादा उत्पादन के हिसाब से नहीं कर सकता। फिर लेबर और कैपिटल दोनों को ही इन्होंने वेरिएबल इनपुट्स माना है, ये मानते हुए कि सब्सिस्टेंस वेज कम हो जाती है तो लेबर अधिक आती है, और कैपिटल की डिमांड भी अकॉर्डिंगली वेरिएबल होती है। और कैपिटल में इन्होंने सर्कुलेटिंग कैपिटल माना है। आगे जाके हम देखेंगे कि सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब ये है, इसमें 90% या मोर देन दैट जो है वो वेजेस देने के लिए जो काम आता है वही सर्कुलेटिंग कैपिटल है। और किसी जो है कैपिटल, पूंजीगत इन्वेस्टमेंट की बात रिकार्डो ने नहीं की है। देयर इज़ अ कैपिटल होमोजेनिटी, कैपिटल एक ही तरह का है, ऐसे नहीं अलग अलग तरह का नहीं है, क्योंकि मशीनरी और उसकी बात नहीं करी है इन्होंने, इसलिए कैपिटल होमोजेनिटी की बात इन्होंने रखी है। और स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इज़ गिवन, अर्थात जो टेक्निकल वो है अपडेट, वो लगभग एक सा है और दिया हुआ है, वो एक जिस काल की हम स्टडी करते हैं उसमें स्थिर भी रहता है। ऑल वर्कर्स आर पेड अ सबसिस्टेंस वेज, जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था, श्रमिकों को केवल
उतनी ही मजदूरी प्राप्त होती है जिससे वो जीवन यापन कर सकें, अर्थात जो उनकी वेज की दर है वो निर्वाहन मजदूरी दर है। सप्लाई प्राइस ऑफ लेबर इज़ गिवन एंड कांस्टेंट। लेबर का सप्लाई प्राइस वो दिया हुआ है और वो स्थिर भी रहता है। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल and that both demand and supply price are independent of the marginal productivity of labor। अर्थात जो श्रम के लिए मांग है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन से डिसाइड होता है। जितना अधिक कैपिटल होगा उतनी अधिक श्रम के लिए मांग होगी। कैपिटल जैसे कि हमने देखा उसको मोहत्या जो है ये माना जाता है कि वर्किंग कैपिटल है और उसका प्रयोग किस में होता है, मजदूरों को मजदूरी देने में। तो जितना अधिक कैपिटल होगा इसका मतलब वो उतनी अधिक मजदूरी दे सकते हैं, मजदूरी अधिक दे सकते हैं, इसका मतलब मांग की जो श्रमिक की जो मांग है वो बढ़ेगी। बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और सप्लाई और डिमांड दोनों का ही श्रमिक की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों उससे इंडिपेंडेंट है। कैपिटल अधिक है तो मांग अधिक होगी, कैपिटल कम है तो मांग कम होगी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है ये तो हम जानते ही हैं। एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। जो कैपिटल अक्यूमुलेशन है वो केवल प्रॉफिट से आता है, क्योंकि वैसे भी जैसा कि एडम स्मिथ ने माना था, यही बात रिकार्डो भी मानते थे कि सेविंग प्रॉफिट जो है केवल सेविंग से होगी। और सेविंग जो है वो एक कैपिटलिस्ट थे बेसिकली ये सारे अर्थशास्त्री, तो ये सर्वहारा ग्रुप और उसमें बिलीव करते थे। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे केवल वही कैपिटल एक्यूमुलेशन कर सकते थे, और कैपिटल एक्यूमुलेशन था इसीलिए वो उसका प्रॉफिट हो सकता था। रिकार्डियन के जो सिस्टम में था कि होल इकोनॉमी जो है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ वन ह्यूज फॉर्म फिक्स्ड इन सप्लाई which is engaged in productivity or product producing only corn by applying homogeneous units of labor and capital। अर्थात पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें एक फार्म है जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है, उस पर जो है लोग काम कर रहे हैं और केवल मक्का उगा रहे हैं। और मक्का भी किससे उगा रहे हैं, जो होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ लेबर का मतलब है कि लेबर या श्रम शक्ति जो है वो सब एक सी है, और जो कैपिटल भी यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एक सा है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इट ग्रोज ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशंस ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी। 3 ग्रुप हैं इकोनॉमी के, वो है लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट, लेबर कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, यानी कि ज़मीन के मालिक कैपिटलिस्ट जो कि पूंजी लगाएंगे, और श्रमिक जो श्रम देंगे। अमंग होम द एंटायर प्रोड्यूस ऑफ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। The total national output is distributed among 3 groups as rent, profit and wages respectively। उन्होंने केवल 3 ग्रुप की बात करी, ज़मीन को रेंट मिलेगा, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिलेगा और लेबरर को वेज मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की एज सच इन्होंने अलग से बात नहीं करी थी, प्रॉफिट रेट और इंटरेस्ट रेट इन्होंने एक ही बात माना था। अब जब विभाजन की बात करते हैं रेंट, प्रॉफिट और वेज की, तो given the total output of corn, the share of each group can be determined। Rent per unit of labor is the difference between the average and marginal product। यानी कि श्रमिक की औसत और सीमांत उत्पत्ति का जो डिफरेंस है वो रेंट है। या इसको अगर हम कहें और इसको एक्सप्लेन करें तो द टोटल रेंट इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन लैंड। इस तरह से वेज रेट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वेज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय वेज फंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एट सबसिस्टेंस लेवल। यानी कि वेज फंड क्या होगा, जो कैपिटलिस्ट शेयर बच रहा है, सो कॉल्ड प्रॉफिट बच रहा है, वो वेज फंड है। इसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से एम्प्लॉय करते हैं सबसिस्टेंस लेवल निर्वहन की मजदूरी दर पर, तो हमारे पास आ जाएगा वेज रेट। दस आउट ऑफ द टोटल कॉर्न प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, रेंट हैज़ द फर्स्ट राइट एंड द रेजिडुअल प्रोड्यूस माइनस रेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द वेजेस एंड प्रॉफिट्स व्हाइल इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट्स। यानी कि पहला जो अधिकार है भूमि पर
वो लगान का है। सबसे पहले लगान का शेयर अलग कर लिया जाता है, उसके बाद वेजेस और प्रॉफिट्स का शेयर, जो रिमेनिंग रेजिडुअल नेशनल इनकम का आउटपुट बचेगा वो वेजेस और प्रॉफिट्स के शेयर में जाएगा। इंटरेस्ट को इन्होंने अलग से नहीं माना, मैंने आपसे जैसे पहले भी बताया कि इंटरेस्ट और प्रॉफिट को एक ही माना है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन की जो बात करते हैं रिकॉर्डो, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो कैपिटल अक्यूमुलेशन इज द आउटकम ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटल अक्यूमुलेशन केवल प्रॉफिट से होता है, बिकॉज प्रॉफिट लीड्स टू सेविंग ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कि प्रॉफिट से ही हम वेल्थ सेविंग होती है और सेविंग से ही कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कुल मिला के सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग क्या है? प्रॉफिट एक्यूमुलेशन से आएगा। और ये भी माना गया कि सेविंग केवल कैपिटलिस्ट कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स या कैपिटलिस्ट कर सकते हैं। सर्वहारा जो वर्ग था, मजदूर वर्ग था, क्योंकि वो सब्सिस्टेंस वेज पर कार्य कर रहा है, तो वो सेविंग का कैपेबल नहीं है। कैपिटल अक्यूमुलेशन, कैपिटल अक्यूमुलेशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कैपिटल अक्यूमुलेशन। फर्स्ट द कैपेसिटी टू सेव एंड द सेकेंड द विल टू सेव। द कैपेसिटी टू सेव इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कैपिटल अक्यूमुलेशन. This depends upon the net income of society, which is surplus out of the total output after meeting the cost of workers' subsistence. The larger surplus, the larger will be the capacity to save. जितना अधिक surplus होगा उतनी अधिक capacity to save है. रिकॉर्डो ने कहा भी कि अगर मेरे पास 2 लोव्स हैं ब्रेड के, 2 है तो मैं 1 बचाऊंगा, पर अगर मेरे पास 4 हैं तो हो सकता है मैं 3 बचा लूँगा. तो जितनी अधिक मेरे पास सेविंग होगी उतना ही अधिक मैं बचत करूँगा. प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट रेट. द रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइंड होता है प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेजेस. दैट इज द रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड. क्योंकि वेजेस क्या है, बेसिकली जितना एम्प्लॉयड वर्किंग कैपिटल है वो वेजेस ही है, और कुछ इन्होंने नहीं माना था जो हमने इनकी मान्यताओं में डिस्कस किया है. But since capital consists only of working capital, it is equal to wage bill. So long as the rate of profit is positive, capital accumulation will continue. The labor force will grow proportionally and the total wage fund will also increase. In reality, the profit depends on wages on the price of corn, and the price of corn depends on the fertility of marginal land. पर अगर वास्तविकता की बात करें तो प्रॉफिट सारा डिपेंड करता है वेजेस के ऊपर, यानी कि मजदूरी, कुल मजदूरी के ऊपर. मजदूरी किस पे डिपेंड करती है? कॉर्न की कीमत पर, क्योंकि हमें मजदूर को निर्वाहन मजदूरी की दर प्राप्त करनी है. तो कॉर्न की कीमत यदि अधिक होगी तो सब्सिस्टेंस वेज लेवल बढ़ जाएगी. कॉर्न की कीमत यदि कम होगी तो सब्सिस्टेंस वेज लेवल घट जाएगी. और प्राइस ऑफ कॉर्न जो है वो डिपेंड करता है फर्टिलिटी ऑफ मार्जिनल लैंड, जो कि हम रिकॉर्डो की रेंट थ्योरी में पढ़ चुके हैं. मार्जिनल लैंड पर किस तरह का प्रोडक्शन होता है उसी के ऊपर कॉर्न की कीमत निर्धारित होती है. क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, तो कीमत तो सारे कॉर्न की एक सी रहेगी. इन दिस वे देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वेजेस, and the wages rise or fall in keeping with the price of corn. When there are improvements in agriculture, the productive power of land increases, or by applying better machines, less workers produce more output. This results in fall in the price of corn. As a result, the subsistence wage also falls, but profit increases and there is more capital accumulation. This will increase the demand for labor and wage rate will rise. This in turn will increase the population and the demand for corn and its price. Thus wage will rise, profits decline. अगर wages बढ़ते हैं तो profit कम होंगे, wages कम होते हैं तो profit बढ़ेंगे. Increase in wages की जो बात करी है रिकॉर्डो ने, वो कहा है कि रिकॉर्डो tried to show that it is only under different conditions that capital accumulation will reduce profit. कैपिटल अक्यूमुलेशन यदि अधिक होता है, या इसका मतलब क्या है कि वेज फंड बढ़ेगा. वेज फंड बढ़ेगा तो अर्थात अधिक मज़दूरों को अट्रैक्ट करेंगे. अगर अधिक मज़दूरों को एम्प्लॉय करेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मजदूरी का शेयर अधिक हो जाएगा. इन रिकार्डियन सिस्टम वेजेस प्ले एन एक्टिव रोल इन डिटरमाइनिंग इनकम बिटवीन कैपिटल एंड लेबर. द वेज रेट इंक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ commodities
forming the subsistence of workers increase. The commodities consumed by workers are primarily agricultural products. As the demand for food increases, less fertile land is brought under the plough. For this purpose, to produce a unit of the product, more laborers are required. The demand for labor starts rising, which raises wages. इसी तरह से डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन अदर इंडस्ट्रीज की बात की रिकॉर्डों ने कि प्रॉफिट ऑफ द फार्मर रेगुलेट द प्रॉफिट ऑफ ऑल अदर ट्रेड्स देयर. अगर फार्मर का प्रॉफिट कम होगा तो बाकी ट्रेड्स में भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके पास इनकम नहीं है तो वो बाकी इंडस्ट्री में मांग नहीं कर पाएगा. Therefore, the money rate of profit earned on capital must be equal in equilibrium both in agriculture and industry. In manufacturing industry, corn is used as an input, and the equality in the rate of profit comes through a definite relationship between the price of industrial goods and the price of corn. Thus, when the profit rate declines in agriculture sector, it also declines in the manufacturing sector. धन्यवाद बच्चों. आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किस तरह से इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है और कैपिटल अकोमुलेशन किस तरह से होते हुए कुल प्रॉफिट की बात आती है, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसकी बात हम करेंगे.